कश्मीर के चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें आपसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक जिस बयान का हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पहले से थी, लेकिन अब उन्होंने खुल करके ये बात कह दी है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अनुच्छेद 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में बहाल करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक ही पेज पर है। कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़र्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, ये सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं। तो आपने सुन लिया ना, एक पेज पर है, लेकिन ये बयान जो है ये किस तरह से भारी पड़ सकता है, इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान अपना मुल्क संभाले और उन्हें हमारे चुनाव पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला निश्चित तौर पर एक चतुर राजनेता हैं, इसीलिए वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। विनोद जी, ये जो बयान आया है कि एक ही पेज पर है, मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को भांप लिया कि ये बयान जम्मू कश्मीर में और बाकी भारत में कितना बड़ा असर डाल सकता है। लाल जी, जैसा कि आप अभी उमर अब्दुल्ला साहब का बाइट देख रहे थे, सुन रहे थे, वो तो बहुत चतुराई से पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन एक तो कर दिया डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं ख्वाजा अब्बास साहब, उन्होंने कम से कम कांग्रेस की इस चतुराई को एक्सपोज कर दिया जी। और इसी चतुराई को जब एक्सपोज किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस पे प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पे लिखा है कि कांग्रेस में कई जो एजेंडा है जी और उसके जो अपने प्लान है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है, इस बात के लिए कहने की कोई किसी को साक्ष्य की जरूरत नहीं है। साथ है कि अभी राहुल गांधी के विदेश यात्रा में जो देश की भावना है, यही बात अमित शाह कह रहे थे कि उस भावना के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया और देश विरोधी जो लोग थे, इल्हान उमर से लेके और सारे लोगों के साथ में जो उनकी तस्वीरें शेयर हुई, तो ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जिस मोड़ पे राजनीति कर रहे हैं उसमें उनके प्रवक्ता भले ही इसको छुपाते हुए कह रहे हो, लेकिन अगर वो एनसी के अलायंस हैं और एनसी इस बात का डिक्लेयर्ड कह रहा है कि हम इसकी वापसी कराएंगे, तो कांग्रेस चतुराई से इसमें भाग नहीं सकती है स्टेटहुड के नाम पे। बिल्कुल। तो ये बात आप इस बात से अगर प्राइम मिनिस्टर ये ख्वाजा अब्बास का जो आज का इंटरव्यू है जियो का, वो एक तरह से जो डुप्लीकेसी है सियासत में, उस चीज को एक्सपोज करते हुए उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि भले ही आप इस चीज के लिए पाकिस्तान का ये बात करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने को पल्ला झाड़ ले, लेकिन वो इस बात के लिए इस बात को मान रहे हैं कि जो बात हम कह रहे हैं भारत सरकार से या भारत से कि भाई आप आर्टिकल 370 और 35 की वापसी होनी चाहिए, यही बात तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही बात कांग्रेस कर रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है इस मामले में हमारे साथ है
और वो एक पेज पे है। तो जी। इसका रिएक्शन जो आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं वो बहुत बड़ा रिएक्शन होने वाला उसी है। रिएक्शन ये को रिएक्शन जो है अभी आप देखिए कि सोशल मीडिया से होते हुए लोगों के बीच में जी। जब ये खबर पहुंचे उससे पहले उमर अब्दुल्ला एक तरह से इसको डैमेज कंट्रोल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि बहुत जल्दी उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को समझ लिया और वो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक चतुर राजनेता हैं। लेकिन एक सवाल विनोद जी, जो कि उमर अब्दुल्ला से ज्यादा कांग्रेस पर है, कि आखिर ऐसा क्या है। मैं आपको करीब करीब एक दशक पुरानी बात बता रहा हूं। हाफिज सईद कहते हैं कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है भारत में, ठीक। आज अभी रक्षा मंत्री का, अपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सुन ही लिया। हम कहते हैं कि क्या इससे हमारे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कई सवाल खड़े नहीं होते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि वहां के रक्षा मंत्री इस तरह उनके कहते हैं एक ही पेज पर हैं। हाफिज सईद जो नोटोरियस टेररिस्ट है, वो कहते हैं कांग्रेस अच्छा काम कर रही है भारत में। लाल जी, जाहिर सी बात है जब दिग्विजय सिंह हाफिज सईद जी कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार का जो अपना एक रहा है हाफिज सईद का इंटरनेशनल टेररिस्ट है। आप इस एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को जब जी कहते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके कॉज को कहीं ना कहीं से एड्रेस करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं। तो सीधा सा सिंपल सी बात है, आज के तर्क में इस इलेक्शन को लेके जो बीजेपी ने इलेक्शन के मूवमेंट वहां पे शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने देखा कि यहाँ लोकतंत्र का आप एक समझिए कि एक जश्न बन रहा है जी। लोकतंत्र के इस जश्न में पहली बार है जो कई चीजें इस नया कश्मीर में बदली है। पहली बार इतनी भारी तादाद में जो है युवा वोट में शरीक होने से ज्यादा उम्मीदवारी में सामने में आए हैं। पहली बार जो वहां की जो पार्टी है पीडीपी और एनसी, उनको हर पार्टी के कैंडिडेट को डाउट है कि हम इसमें चुनाव में जीत सकते हैं या नहीं। तो सवाल यह है कि जहां जमहूरियत की जड़ें इतनी गहरी है वहां आप एक स्पेशल स्टेटस का जो एक इमोशनल कार्ड खेलना चाहते थे, उस इमोशनल कार्ड को पाकिस्तान ने ही आपको एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल आपको एक्सपोज इसलिए किया है कि आप वही सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो हुर्रियत को पाकिस्तान ने खड़ा किया था, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बदले में वो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात तो जरूर है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि गारंटी वाले घोषणा पत्र से कितना दर्द मिलता है। लेकिन इस समय सीधे कटरा चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा को वहां पर संबोधित कर रहे हैं, चुनावी जनसभा को। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आप सहमत हैं? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं। ये सोची समझी चाल है। ये एक नक्सली सोच है।
ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। आज कांग्रेस पर इसी नक्सली सोच का कब्जा हो गया है। इसलिए आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। जम्मू के साथ हमेशा हमेशा भेदभाव किया, जबकि बीजेपी ने महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित कर इस महान विरासत को सम्मान दिया है। कौन है? हमने जम्मू को विकास की नई धारा से जोड़ा है। साथियों, रियासी और उधमपुर के साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कैसा सौतेला व्यवहार किया है, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अटल जी की सरकार के समय चेनाब ब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन कांग्रेस एनसी की सरकार ने इसकी फाइल को दबा दिया। आपने मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये काम सौंपा। आज ये शानदार पुल सुविधा के साथ साथ आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। पेरिस के जिस एफिल टावर की इतनी चर्चा होती है, जहां लोग सेल्फी खींचने जाते हैं, ये चेनाब ब्रिज उससे भी कई फीट ऊंचा है।
ये सीधा प्रसारण आप जम्मू के कटरा से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर अपने चुनावी दौरे पर हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले श्रीनगर में अपनी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस समय वो कटरा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और खास तौर पर जो उन्होंने उल्लेख किया कांग्रेस पर हमला करते हुए, कहा कांग्रेस के ऊपर नक्सली सोच हावी हो गई है, उसी से जो कांग्रेस है वो गाइडेड हो रही है। और उन्होंने साथ ही भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के रग रग में है और कश्मीर और जम्मू को जिस तरह से अलग करके रखा गया, जिस तरह अलग करके देखा गया, जम्मू के साथ जिस तरह का भेदभाव किया गया, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि हरियाणा के लिए पिटारा खोल दिया गया है, लेकिन हिमाचल में, बगल में हिमाचल में क्या हाल हुआ है, कितना दर्द होता है इस पिटारे से, इस पर आज खास चर्चा करेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त और अब हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है तो वहां पर कांग्रेस ने गारंटी वाला पिटारा खोल दिया है। और लेकिन इस तरह का पिटारा, इस तरह के वादे कितना दर्द देते हैं वो बगल में हिमाचल के लोगों से जाकर पूछ लीजिए। विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दल फ्री रेवड़ी का पक्का वादा करके जनता को बैठे बिठाए सब कुछ देने की बात कर रहे हैं। इस दौर में मानो बिजली फ्री में पैदा हो रही हो और सप्लाई भी फ्री की जा रही हो। बिजली फ्री देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन राज्यों के बिजली बोर्ड कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हर हाल में हरियाणा की सत्ता चाहिए, तो जाहिर है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गारंटी की झड़ी लगा दी। हिमाचल और कर्नाटक की तरह कांग्रेस ने हरियाणा के वोटर्स को 7 गारंटी दे दी है, लेकिन कर्ज के बोझ से डूबा हरियाणा इसे सहन कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह, बुजुर्गों को 6,000 रुपए का पेंशन, कर्मचारियों को OPS, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज। लेकिन कांग्रेस पार्टी यह बताना भूल गई कि 3,18,000 करोड़ रुपए के कर्ज वाले हरियाणा में इन रेवड़ियों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से होगा। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज ध्यान में नहीं रखा तो बीते महीने वहां के कर्मचारियों को सही समय पर सैलरी नहीं दे पाई। कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए हो गए। कर्नाटक की बात कीजिए, 5 गारंटी की मार वहां पर राज्य सरकार तो अभी तक झेल रही है। डेप्यूटी CM DK शिव कुमार ने कहा था ये गारंटी पूरा करने के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। विकास परियोजनाओं को वहां पर रोका गया और सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ा दिए गए। तभी लोगों ने समझा कि दुनिया में फ्री तो कुछ भी नहीं होता। कांग्रेस के घोषणा पत्र के जवाब में बीजेपी ने भी हरियाणा में संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 10 साल की अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ बीजेपी ने विकास के कई नए मॉडल की चर्चा की है। वादों की झड़ी में बीजेपी ने पूरा करने की सावधानी बरती है। हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का बीजेपी ने वादा किया है। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, स्थानीय 50,000 युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 24 फसलों की MSP, ओलंपिक खेलों की नर्सरी। तो गारंटी की इस फ्रीबी में यह ध्यान रखना तो जरूरी है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तरह कहीं हरियाणा की आने वाली सरकार को यह कहना ना पड़े कि कुछ महीनों तक CM सहित कर्मचारी सैलरी नहीं लेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।
तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से वोट करके पार्टी को फिर से एक बार हरियाणा में जिताने की अपील की। नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हमारे तरफ से तो गाड़ी चलती रहेगी, सिग्नल आप ना डाउन करें इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। हमारी गाड़ी बिना स्टॉप के चलती रहेगी, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा के लिए गारंटियों की बात बताई। 7 वायदे, पक्के इरादे, ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बात आपने दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुन ली। अब जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन लीजिए, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस तो लगता है कि रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणाएं करते हैं। हिमाचल की सरकार के अंदर इस प्रकार की बातें आ रही हैं, जो इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। नौकरी तो दूर की बात गई, परंतु जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है हिमाचल के पास। ये घोषणा करते हैं परंतु देते कुछ नहीं है। तो हरियाणा के इस बार के चुनाव में लगता है हिमाचल का उदाहरण बार बार सामने आ रहा है। आज इसी पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। साथ में हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। चर्चा को विस्तार में विनोद जी के ही जरिए देता हूँ। विनोद जी, बार बार हिमाचल का उदाहरण दिया जा रहा है हरियाणा में, एकदम बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। नहीं लाल जी, आपकी रिपोर्ट में एक चीज नहीं, अभी आम आदमी पार्टी का भी एक आया है इस पे। हाँ। कल जो 7 गारंटी देके मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पार्टी में एकदम पूरे झड़ी लगा रहे थे, तो आम आदमी पार्टी ने सीधे दावा ये किया है कि उनके घोषणा पत्र की फोटोकॉपी है कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो अब तो ये कांग्रेस पार्टी को और ये आम आदमी पार्टी में ये कंपटीशन है कि रेवड़ी बांटने में क्या आम आदमी पार्टी को पछाड़ने में कांग्रेस हर राज्यों में जिस तरह से ये बिजली फ्री और गैस कनेक्शन से लेके महिलाओं को पैसा देने की ये बात अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाने के साथ ने इसको एक विस्तार दिया था। ये विस्तार देने के साथ शायद कांग्रेस में ये बात का शायद एक आत्मचिंतन हुआ होगा कि उनको लगा होगा कि चुनाव जीतने का ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। लेकिन चुनाव जीतने के इस फार्मूले में हिमाचल का हश्र जब लोग देखते हैं तो शायद हरियाणा के लोग एक बार यकीन करने में सोचेंगे जरूर कि जब आपने कहा कि हम 1 लाख नई नौकरी देंगे, तो जो नौकरी कर रहे लोग हैं उनको भी सैलरी का टाइम से आप नहीं दे रहे। आपने कहा कि हम ओल्ड एज पेंशन स्कीम लाएंगे, आपने पूरा नहीं किया। इस इलेक्शन में आपने मैनिफेस्टो से ओल्ड पेंशन स्कीम हटा दिया। इस बार फिर हरियाणा में आप ओल्ड पेंशन स्कीम ले आए। तो कुल मिला के आप जो पूरे के पूरे कांग्रेस की जो फिलोसफी है चुनाव के, वो चुनाव की फिलोसफी इस बात पे टिक गई है कि चुनाव जीतने के लिए ये खटाखट इकोनॉमी सबसे बेस्ट है। अब कांग्रेस पार्टी को अगर ये लग रहा हो कि ये कांग्रेस पार्टी के इस खटाखट इकोनॉमी से अगर वो 52 से 99 हुए हैं, तो इसी कॉन्फिडेंस से वो खटाखट इकोनॉमी का आप ये देख लीजिए कि 3.18 तो 3.25 लाख करोड़ का उस राज्य पे, एक छोटे से राज्य हरियाणा पे अपने एक स्टेट का जो है कर्ज है,
उस स्टेट का कर्ज में अगर ये 7 गारंटी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार अगर बन जाती है तो कम से कम 60,000 करोड़ रुपए इमीडिएट उनको अतिरिक्त आज जुटाने पड़ेंगे साधन। ठीक है। तो क्या ये सरकार के बनाने से पहले ये लोगों के साथ एक धोखा नहीं है? बिल्कुल, इस बात को सोचना जरूरी है। बिल्कुल। विजय कौशिक जी, कैसे हरियाणा के लोगों को कन्विंस करेंगे, क्योंकि बहुत ही नजदीक में हिमाचल है और वहां के लोगों का हाल हरियाणा के लोगों को पता है। मैं बहुत दूर कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिमाचल तो बहुत ही नजदीक है। कैसे हरियाणा के लोगों को बताएंगे, इन गारंटियों का भरोसा कैसे दिलाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप हिमाचल की बात कर रहे हैं तो वहां भाजपा सरकार ने जाने से पहले हिमाचल का बेड़ा गर्क किया था। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको सुधारने में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर वहां हालात प्रतिदिन बेहतर हो रहे हैं। दूसरी बात हरियाणा की, हरियाणा बनने से लेकर कांग्रेस सरकार के रहने तक हरियाणा के ऊपर कर्जा जो था वो 1.25 लाख करोड़ था, जिसको इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने बढ़ाकर 3.25 लाख करोड़ पहुंचा दिया। यानी कि कई सौ गुना बढ़ोतरी कर्जे में कर दी है। आज हरियाणा को कर्जे में डुबोने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हरियाणा के अंदर एक स्मार्ट सिटी बननी थी, फरीदाबाद, वो आज तक स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाई? क्यों इनके मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद में आंसुओं से रोए और ये कहा कि मैं हजारों करोड़ रुपए भेजता हूं, न जाने कहां चले जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से बताना चाहता हूं कि हरियाणा में विकास के नाम पर हरियाणा को लूटा गया, भाजपा नेताओं ने लूटा और जमकर लूटा। और उसमें कुछ अफसरों की भी मिलीभगत रही। हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। आपने पूछा, पैसा लूटा गया है उसको वापस लाएंगे। आपने हिमाचल के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया, हरियाणा के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया विजय शर्मा जी की पार्टी को। तो अब विजय शर्मा जी का काउंटर तो बनता है। विजय शर्मा जी बताइए, आप ही को हिमाचल के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हरियाणा के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए लालचंद जी, हमारे विजय कौशिक जी शायद इनको दिखाई नहीं देता, तो ये आ जाए मेरे घर, पीछे मित्र हैं, पीछे पार्क में देख लें कि किस तरह से ओपन जिम लगा हुआ है, किस तरह से आए दिन यहाँ दुर्घटना होती थी। यहाँ अंडरग्राउंड बिजली के सारी जितनी खंबे खड़े थे सारे खत्म करके अंडरग्राउंड वायरिंग हो चुकी है। किस तरह से मेरे यहाँ जो है सेक्टर 16A और 19 का डिवाइडिंग था, किस तरह से सीमेंटेड रोड और चमका के बीच में सारा सब कुछ कर दिया है। अब बात आते हैं इनकी नीयत के ऊपर। ये कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो नहीं आ रहे, तो वो तो कुछ भी झूठे वादे करेंगे, किसी भी तरह के करेंगे और अनर्गल बातें करेंगे। अब आप देखिए, आपको मैं एक थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूं इनके सिटिंग एमएलए अभी के और एक विधायक के उम्मीदवार। एक कहते हैं कि मुझे 2000 लोगों का कोटा मिलेगा नौकरी का, मुझे 50 वोट दीजिए, एक नौकरी ले जाइए। अच्छा, हाँ जी, आपको सुना देता हूँ, विजय कौशिक जी को पता है। नहीं ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है। मतलब टेंडर एक तरह से निकल रहा है, यही ना? दूसरे शमशेर गोगी जी हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे वोट दो, मैं अपना घर भरूंगा। साफ बोला है, टीवी वीडियो सुना देता हूं विजय कौशिक जी को। अच्छा, अपने रिश्तेदार जो बाहर से आए हुए हैं उनको भी नौकरी दूंगा, जो बाहर से आए हो कहीं से, कोई हिमाचल से आया है, कोई यूपी से आया, कहीं से भी आया है, और सबको फायदे करेंगे। तो ये लूट भ्रष्टाचार जो हम कहते हैं ना, खर्ची पर्ची, वो इनके जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं। विजय कौशिक जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। विजय कौशिक जी काउंटर करना, बोलिए विजय कौशिक। आप मुझे बताइए, हमारे विधायकों ने आरोप लगाया है कि उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर भाजपा की IT सेल ने चेंज करके जनता के बीच। अच्छा ठीक है, कितना तोड़ा मरोड़ा है विजय शर्मा जी, कितना तोड़ मरोड़ दिया है इनके विधायकों के वीडियो को आप लोगों ने? कहा है तो भाजपा को चुनाव आयोग से शिकायत करके उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, क्योंकि मुकदमा बनता है इन परिस्थिति में। और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ मुकदमा तो वीडियो तोड़ने मरोड़ने में भी बनता है, आप ही दर्ज करा दीजिए। और जो दोषी लोग हैं उनको अंदर पहुंचाएंगे। विजय कौशिक जी, मैं कह रहा हूं मुकदमा तो वीडियो को तोड़ने मरोड़ने में भी बनता है, आप ही दर्ज करा दीजिए ना केस। विजय कौशिक जी, शायद लगता है आप सुन नहीं पाए। कराएंगे और जांच कराकर जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार कराएंगे। और ये जो तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए क्या सरकार का आना जरूरी है? अभी भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं।
सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। दीजिए आपकी बात का दीजिए जवाब दीजिए। देखिए, अब या तो आपको पता नहीं है या आप जानबूझ के बताना नहीं चाह रहे हो। आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कहते हैं कि ये जो विधायक इलेक्शन लड़ रहे हैं ये इनका निजी विचार है। तो अच्छा, निजी विचार है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तोड़ा मरोड़ा गया है, वो कह रहे हैं निजी विचार है ना। अब आप ये तो मान लीजिए कि उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। हाँ। अब आप वो चुन के आएंगे तो कैसे होंगे, एक बात। दूसरी मैं बात विजय कौशिक जी मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। आपकी 70 साल लगभग, अगर इनेलो की छोड़ दें, हम कभी अपने दम पे अकेले नहीं आए। 70 साल बनाम 10 साल आपने बिजली कितनी दी? 538 गांवों को मात्र दी आपने 24 घंटे। हम 5737 गांवों को दे रहे हैं। आपने नौकरी, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। विजय शर्मा जी, विजय कौशिक जी और विनोद जी, आप भी तीनों बने रहिएगा हमारे साथ। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, अनूप चंद्र मिश्र जी, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम खासतौर पर जो एक देश एक चुनाव को लेकर के कैबिनेट ने मुहर लगाई है, उस पर हम बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीडी न्यूज पर बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर आपसे जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही हम समझना चाहेंगे कि भारत की जो विशालता है, जितना बड़ा देश भारत है, जितनी बड़ी आबादी है, हम जानते हैं कि यहां पर शुरुआत में कई दशकों तक एक देश एक चुनाव की तरह चुनाव हुआ, लेकिन आज के समय में यह कितना जरूरी है? लालचंद जी, अगर इसे देखें जी, तो मैं इस थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोग गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 डाले गए, जिसमें पार्लियामेंट का और लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कार्यकाल जो था वो 5 साल रखा गया। और यद्यपि उसमें ये प्राविधान है कि अगर चुनी हुई सरकार जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आती है, रहती है, तो उसमें उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो संविधान के रचयिता थे, उनके दिमाग में यही कंसेप्ट था कि भाई इन्हें 5 साल दिया जाए ताकि ये जो चुनी हुई सरकार है ये अपना कार्यकाल पूरा कर सके। ठीक है। और इसीलिए अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बाबा साहब अंबेडकर ने जिस समय चुनाव आयोग को स्टाफ देने की बात थी, तो कहा भाई इनको स्टाफ नहीं देंगे, इनको बहुत कम स्टाफ देंगे, क्योंकि हर समय तो चुनाव होना नहीं है। जिस समय चुनाव होगा उस समय ये स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टाफ मंगा लेंगे। तो क्योंकि हर समय चुनाव नहीं होने हैं, तो अगर आप देखें यही उनके दिमाग में कंसेप्ट थी और ये सिस्टम चलता भी रहा। बिल्कुल। पहला चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव हुआ, तीसरा, चौथा, 67 तक जो चुनाव हुआ, तो चुनाव आयोग ने जो चौथा चुनाव भी कराया, उसमें 520 पार्लियामेंट की सीटें और 3563 असेंबली की सीटें जो हैं, इनका चुनाव साथ कराया। बिल्कुल। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट 1967 तक चलता रहा। बिल्कुल। और चुनाव आयोग उसमें पूर्ण रूप से सक्षम रहा, सफल भी इसे कराने में। सही बात। ये तो केवल जिस समय लोगों की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई, दल बदल होने शुरू हो गए, लोग इधर उधर, वो चुनी हुई सरकारें जब गिरने लगी 68 के बाद से, तब से ये कुछ व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। वरना ये एक जो पहले से संविधान के टाइम से तब तक की व्यवस्था थी, वो यही थी कि इस देश में एक साइमल्टेनियस चुनाव होते। ठीक है सर, वर्तमान पर अगर आया जाए, अगर इस व्यवस्था को, ये व्यवस्था लागू हो जाती है आपसी सहमति से, व्यापक सहमति से, तो इससे संसाधनों का, जनता के पैसे का अच्छा उपयोग, बेहतर उपयोग हो पाएगा। और इससे क्या जो गवर्नेंस है, क्योंकि आज की तारीख में गवर्नेंस कितना महत्वपूर्ण हम सब जानते हैं, तो संसाधन की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, दोनों स्थिति में काफी सुधार आएगा क्या?
लालचंद जी, आपने दो मुद्दे उठाए हैं जी। पहला है संसाधन का। अब देखिए पिछले 5 साल देखिए तो 25 चुनाव करा चुके हैं और 25 चुनाव हर साल 7 से 8 चुनाव कराए जाते हैं वहां पर। अब उसमें स्पेशल समरी रिवीजन होता है और स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल रोल जो हैं उनका दोबारा से चुनाव के लिए स्टेट के लिए वो समरी रिवीजन होता है, उसमें 3-4 महीने लगते हैं और लाखों लोग लगते हैं वहां पर। उसमें करोड़ों रुपए का व्यय होता है। फिर हर चुनाव में वहां पर पोलिंग स्टेशन लगते हैं, तो पोलिंग स्टेशन की सेटिंग में उसमें 2-3 महीने लगते हैं। उसमें अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी हर एक पोलिंग स्टेशन में देनी पड़ती है, उसमें भी करोड़ों रुपए लगते हैं। फिर कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस होगा, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन में सारी पूरी मशीनरी, उसको चाहे गाड़ियां हैं, चाहे स्टोरेज है, चाहे ईवीएम लाने हैं, चाहे लोगों को ले जाना है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं जी। फिर वहां कैंपेनिंग का पीरियड, हर स्टेट में अलग अलग कैंपेनिंग का। अब कैंपेनिंग में वहां सैकड़ों रैलियां होती हैं और एक एक रैली में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा उसमें। ठीक है। फिर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, अच्छा 1.5 से 2 महीने एक इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा और 7 से 8 इलेक्शन अगर हर साल हुए तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा। अच्छा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो है कि भाई उस समय कोई घोषणा नहीं हो सकती, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो सारा डेवलपमेंट एक्टिविटी ठप वहां पर। तो इसका पूरा असर गवर्नेंस पर अगर आप देखें तो हजारों करोड़ का खर्चा जो है वो इसमें होता है हर साल बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। बिल्कुल। भ्रष्टाचार पर इससे कितना लगाम लग पाएगा सर? भ्रष्टाचार पर, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, उस पर कितना अंकुश लग पाएगा? लालचंद जी, ये भी आपने एक प्रश्न पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि भ्रष्टाचार में देखिए इसमें जब करोड़ों रुपए पार्टियां खर्च करेंगी तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर वो चंदा लिया जाएगा, अलग अलग जगह से चंदा होगा तो जिस आदमी से चंदा लिया जाएगा उसकी कुछ अपेक्षा होगी कि भाई ये भी कुछ करे। तो ये सारी चीजें, ये जो खर्चा है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। तो अगर वो ये सारा खर्चा खत्म हो जाएगा, 5 साल में चुनाव होंगे, तो भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। जी। आपका चुनाव आयोग में एक गवर्नेंस की एक पॉइंट आपका रह गया। जरूर। गवर्नेंस का पॉइंट आपने कहा, तो गवर्नेंस में अगर आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी भी ये सोचती रहती है, अगर बार बार चुनाव होते हैं तो एक अनिश्चितता की स्थिति रहती है। बिल्कुल। कि वहां पर सरकार जो है वो एक रेगुलर सरकार नहीं है, नीतियां जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, भाई साल 6 महीने में तो दूसरी सरकार आ जाएगी। तो इन सच ए केस वो जब एक रेगुलरिटी नहीं रहती है तो ब्यूरोक्रेसी भी ये सोचती रहती है कि भाई इसमें एक सिग्नल गलत सा जाता है, तो वहां पर वो गवर्नेंस के लिए भी वो बहुत उचित नहीं है। अब आपके तजुर्बे से हम लोग जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो? लालचंद जी, 2 चीजें हैं इसमें। पहला तो ये कि जो लॉजिस्टिक्स है, अगर आप देखें अब तो चुनाव ईवीएम से होते हैं और 12 लाख बूथ हैं। 12 लाख बूथ पर हर बूथ पर एक ईवीएम लगती है जी। तो ईवीएम का मतलब हुआ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, ये पूरा एक ईवीएम का सेटअप है। तो 12 लाख ईवीएम हर एक जगह लगती है। कुछ उसकी ट्रेनिंग की 2-4-5%, 10% एक्स्ट्रा मान लीजिए। अगर वो चुनाव साथ होंगे तो हर पोलिंग बूथ पर एक पार्लियामेंट के लिए ईवीएम होगी और एक ईवीएम होगी असेंबली के लिए, तो दुगनी हो जाएंगी ईवीएम। तो ये 12 लाख ईवीएम और चाहिए होंगी। तो इनका जो मैन्युफैक्चर है वो होता है, ये 2 कंपनी करती है, सरकारी कंपनी, एक BEL है और एक ECIL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। तो ये दोनों कंपनी, इनको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो इन्हें करीब 1.5-2 साल लगेंगे इसे बनाने में, और जो भी ईवीएम का खर्चा होगा। इसके अलावा तैयारी में अभी जैसे 4 पोलिंग ऑफिसर लगते हैं, 1 प्रिसाइडिंग अफसर, 3 पोलिंग अफसर, उसमें अगर साइमल्टेनियस होगा तो उसमें कुछ स्टाफ थोड़ा और बढ़ जाएगा।
और इसी तरह थोड़ा सुरक्षा बल जो है वो भी थोड़े से बढ़ जाएंगे जी। मगर इतना बड़ा देश है, हमारे पास इतने बड़े संसाधन हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए। एक बात अगर पार्लियामेंट इस प्रकार का एक निर्णय, ठीक है, एक बात सर, एक बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि अगर मान लीजिए किसी विधानसभा का कार्यकाल बीच में किसी भी वजह से खत्म हो जाता है, सरकार नहीं बन पाती है, तो वैसी स्थिति में क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, इस व्यवस्था को लागू करने पर? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम तो चुनाव कराना है। क्या व्यवस्था प्रतिपादित होती है ये तो व्यवस्थाकारों का, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको तय करना है। मगर एक चीज है कि जैसे अभी ना आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 ये दो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं, इनमें व्यवस्था है कि भाई पार्लियामेंट का और असेंबली का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक चलेगा। और मध्यावधि चुनाव होते हैं तो भी 5 साल तक चलेगा उसके बाद। तो अगर वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था बनती है, जैसे कि ये कोविंद कमेटी ने ये कहा है कि जब अगर चुनाव होंगे तो भाई फिर इसके बाद अगला चुनाव जो है वो बैलेंस पीरियड के लिए होगा। बिल्कुल, जैसे कि किसी सीट पर एमएलए और एमपी के लिए होता है, जैसे किसी सीट पर बीच में एमएलए या एमपी के लिए होता है कि बाकी समय के लिए उनका उपचुनाव किया जाता है। जी नहीं, अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट तो 5 साल चला और बीच में असेंबली जो है वो 2 साल के बाद जैसे असेंबली भंग हो गई, तो इन्होंने व्यवस्था ये रखी है कि बैलेंस पीरियड अब 3 वर्ष रह गए, 3 साल के लिए, तो वो जो अगली जो असेंबली होगी वो 3 वर्ष के लिए चुनी जाएगी, जो बैलेंस पीरियड है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था वो प्रस्तावित कर रहे हैं, वो तो पार्लियामेंटेरियंस तय करेंगे कैसी व्यवस्था होगी। बिल्कुल, कई तरह के फायदे हैं और तभी तो इतना हाई लेवल कमेटी ने ये सिफारिश की है और आपने बहुत अच्छे तरह से हमारे दर्शकों को हमको समझाया कि इसमें किस तरह के फायदे हैं और क्या कुछ इससे बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और डीडी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र मिश्र जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि अभी कुछ ही देर पहले कटरा में प्रधानमंत्री ने एक खास बात कही है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए, उस बात पर, उनके उस बयान पर करेंगे चर्चा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में कहा कि आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। नक्सली सोच के साथ कांग्रेस की नक्सली सोच पर और कांग्रेस ने यहां की डोगरा परंपरा पर भी हमला किया है और अनाप शनाप लांछन भी लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में
भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। तो प्रधानमंत्री ने जबरदस्त हमला किया है कांग्रेस के ऊपर कटरा में, जम्मू कश्मीर के कटरा में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, और साथ में विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक। विनोद जी, प्रधानमंत्री तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद में जो उस दिन 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में, जिसे कहते हैं कि एक बार फिर से अब वो पूरी तरह से फॉर्म में लग रहे हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन में अगर कहें तो आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त हमला बोला है। अभी हम सुनवा भी रहे थे, और उसमें उन्होंने उससे पहले ये भी बात कही थी कि कांग्रेस के ऊपर लगता है नक्सली सोच पूरी तरह हावी हो गई है। ये अभी अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो देखें, जम्मू के कटरा में जो उन्होंने ये पब्लिक एड्रेस को संबोधित करते हुए कहा है, तो ये विजय जी के लिए चिंता की बात है कि राहुल गांधी विजय जी हैं इनमें से अपने विजय कौशिक जी के लिए उनके लिए कि राहुल गांधी का जो अमेरिका में दिया गया बयान है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ चर्चा करते हुए, जो राहुल गांधी ने वहाँ अमेरिका में अपने लोगों के साथ में बात करते हुए कहा था कि जो देवी देवता होता है वो भगवान नहीं होता, उसी पर और वो देवता भगवान नहीं होते हैं। उसी को लेके आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको समझाया, इस बात को रखे थे लोगों के सामने में कि भाई ये जो सोच है, नक्सली सोच है, ये नक्सली सोच वाले लोग, ये पूरे कांग्रेस की जमात किस तरह से हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। यहाँ भारत की परंपरा में हर गांव में, हर शहर में, हर जगह में लोगों के अपने अपने इष्ट देवता भी हैं, बिल्कुल, जो उसके लिए भगवान से कम नहीं होते हैं। और आप अगर किसी जगह पे ये ज्ञान देने लगिए और कहिए कि ये देवी देवता कोई भगवान नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है आप भारत की परंपरा के बारे में कितनी समझ रखते हैं ये कहने की बात तो नहीं है, लेकिन आप भारत की परंपरा, संस्कृति, सनातन को आप एक तरह से इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आज बात कही है वो सीधे सीधे अर्बन नक्सल का वो मुद्दा उठाया। बिल्कुल, इसीलिए ये अर्बन नक्सल के सोच वाले लोग जो विजय कौशिक जी के सारे टीम के उनके कर्ता धर्ता हैं। विजय कौशिक कई बार हम लोग के साथ चर्चा में बोल चुके हैं, राहुल गांधी के टीम के लोग। इसीलिए ये कन्हैया कुमार, अभी जस्ट मैं पूरी कर दूं कि कन्हैया कुमार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वो अफजल गुरु के नाम से जो जेएनयू के उनका अभियान शुरू हुआ था, वो कन्हैया कुमार विजय कौशिक से बड़े नेता हो गए। आज कश्मीर में सबसे ज्यादा कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारक में कन्हैया कुमार है जी। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहने का तो हक बनता है कि वो ये बात कहें कि ये भारत जो है, या यही कांग्रेस है जो बात उन्होंने कही है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हम प्रतिक्रिया तो लेना चाह रहे थे। आप उस चीज को, ये अर्बन नक्सल के चीजों को आप भारत में कांग्रेस ने एक कल्चर बना दिया है। प्रतिक्रिया हम लेना चाहते थे, लेकिन अभी समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, कभी और जुड़ेंगे। विजय कौशिक जी, विजय शर्मा जी, विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। और इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रही है। एक खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 60वें वर्षों को हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। ये सभी शिक्षकगण, माता पिता, अभिभावकगण भी बधाई के पात्र, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आपका मार्गदर्शन किया। मैं आज इस अवसर पर इंदौर शहर के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लगातार 7 बार भारत की स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आने वाले इंदौर के
निवासियों ने स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैं इंदौर के प्रशासन और सभी निवासियों को विशेष बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, ये विश्वविद्यालय इंदौर की महारानी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे नामित है। इसी वर्ष पूर्ण सड़क माता अहिल्या